वेलकम एवरीवन। बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा क्लास 12th की सिविक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछले 6 लेक्चर्स से सिविक्स के खंड क का 5वां अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का अध्ययन कर रहे थे। आपके सामने स्क्रीन पर मानचित्र आ रहा है बच्चों। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत बांग्लादेश, देखिए भारत के बीच में दक्षिण पूर्वी भाग की ओर बांग्लादेश आपको दिखेगा। मैं वहाँ पर कर्सर अपना ले जा रही हूँ। देखिए आपको यहाँ पे बांग्लादेश दिख रहा है, भूटान और उसी के ठीक ऊपर है भूटान। भूटान के बाद भारत, भारत के बाद मालदीव्स, ये मालदीव्स एकदम नीचे दक्षिण में है। मालदीव के बाद नेपाल, ये नेपाल है। पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 7 देश मिलकर के दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये आपका मानचित्र है, जिसमें हम लोग पिछले 2 टर्न से भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान का अध्ययन किया, फिर भारत और बांग्लादेश का अध्ययन किया, और आज हम भारत और नेपाल का अध्ययन करेंगे। ठीक, भारत और नेपाल। नेपाल एक छोटा सा देश आपको दिख रहा है, भारत के ठीक उत्तर में स्थित है। बांग्लादेश तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, लेकिन नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। तो आपने मानचित्र समझ लिया कि हम किन 7 देशों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ ये वाला है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम नेपाल के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेपाल के बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं। मानचित्र आपको नहीं स्पष्ट था कहाँ पर ये देश है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मैं एक बार फिर से आपको मानचित्र दिखा दे रही हूँ। मानचित्र देख लीजिए, यही दक्षिण एशिया के देश हैं। बाद में इसमें अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान है, बाद में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया और दूसरा म्यांमार जुड़ गया। ये है बच्चों म्यांमार, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये जो लाइट ब्लू कलर से है, पर्पल सा कलर है, इस कलर से ये वाला जो हिस्सा है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये म्यांमार का हिस्सा कहलाता है। तो हमें आज पढ़ना है भारत और नेपाल के बारे में। ये रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप तो समझते होंगे, ये रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में एक चौकोर सा देश, छोटा सा देश है नेपाल, जो भारत के उत्तर में स्थित है। चलिए अब हम आज का लेसन प्रारंभ करते हैं। लेसन 5 खंड क समकालीन दक्षिण एशिया, भारत और पड़ोसी देश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत नेपाल संबंध। नेपाल भारत और तिब्बत के बीच के क्षेत्र में स्थित है। अभी मैंने आपको मानचित्र दिखाया बच्चों, ये नेपाल है, ठीक, ये नेपाल है, और यहाँ पर है तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर है चीन। ठीक, ये भारत, भारत के ऊपर नेपाल, नेपाल के ठीक ऊपर यहाँ पर है तिब्बत, और हिमालयी क्षेत्र के बाद यहाँ पे हिमालय है बच्चों, पूरा अर्धचंद्राकार रूप में यहाँ से यहाँ तक हिमालय है। तो हिमालय के ठीक ऊपर ही है तिब्बत, और तिब्बत के ऊपर है चीन। तो नेपाल भारत और तिब्बत के बीच के क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस प्रकार नेपाल को भू राजनीति उसे भूबद्ध देश बनाती है। भूबद्ध देश मतलब लैंडलॉक, यानी चारों तरफ से कहीं किसी ओर से भी समुद्र नहीं है, चारों तरफ से भूमि से ही बंधा हुआ है, भूमि से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूबद्ध देश या लैंडलॉक देश कहते हैं, लैंडलॉक्ड देश कहते हैं। चारों ओर से इसमें देश ही हैं,
कोई भी सीमा ऐसी नहीं है जहाँ पर देश उपस्थित ना हो। जैसे अगर आप भारत को देखें तो भारत पूरे दक्षिण छोर में लैंडलॉक नहीं है, क्योंकि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है, तो भारत लैंडलॉक देश नहीं है। लेकिन नेपाल एक लैंडलॉक यानी चारों तरफ से जब दूसरे देश ने नेपाल को घेर रखा है, उत्तर में कोई देश है, पूर्व में कोई देश है, पश्चिम में कोई देश है, दक्षिण में कोई देश है, तो लैंडलॉक देश माना जाता है। जो भारत और चीन के बीच स्थित है, प्रमुखता तिब्बत जो है वो प्रमुखता भारत का चीन का हिस्सा है, तो प्रमुखता चीन और भारत के बीच में ये अधिकांश रूप से पाया जाता है। भारत की ओर से नेपाल पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि चीन की ओर से आएंगे तो हिमालय पार करके हमें नेपाल में प्रवेश करना होगा, लेकिन भारत की ओर से ऐसा नहीं। ऐतिहासिक तौर पर दोनों देशों की सुरक्षा बोध सामान्य है। दोनों देश की संस्कृतियों में काफी हद तक समानता पाई जाती है। अतः नेपाल धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से भारत के बहुत निकट है, क्योंकि काफी कुछ भारत और नेपाल का मिलता जुलता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारत पर निर्भर करती है। दोनों देशों के बीच यानी भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा पाई जाती है, यानी कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। आवागमन में भी कोई रोक नहीं है, कोई भी व्यक्ति नेपाल जा सकता है, नेपाल से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आवागमन में भी कोई रोक टोक नहीं। यद्यपि सन 1947 से लेकर आज तक भारत नेपाल के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, लेकिन अनेक बिंदुओं पर समय समय पर दोनों के बीच विवाद भी गहराता रहा है, यानी बीच बीच में दोनों के बीच विवाद उपस्थित होते रहे हैं, मन में खटास आनी प्रारंभ हुई। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में विवाद और सहयोग में उतार चढ़ाव हमेशा ही देखा जाता रहा। तो अब हम पढ़ेंगे भारत और नेपाल के संबंधों में सहयोग के मुख्य मुद्दे। सन 1950 से 1960 तक भारत और नेपाल के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण रहे। कश्मीर के प्रश्न पर नेपाल ने भारत का समर्थन किया और उसे भारत का अभिन्न अंग भी बताया, यानी नेपाल ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहायता की, लेकिन नेपाल के शासक द्वारा लोकतंत्र को समाप्त करने, पारगमन संधि के नवीनीकरण न होने, चीन से नेपाल की निकटता और गहरे पानी के विवाद आदि मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समय समय पर विवाद उभरता रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच विभिन्न सहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं? पहला है ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई समानता। दोनों देशों के बीच बहुत नज़दीकी सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, जो उसकी भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और भाषाई समानताओं में प्रतिबिंबित होते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। तब से दोनों देशों के संबंध बहुत ही प्रभावी रहे। दूसरा है पारगमन संधि। सन 1950 में नेपाल और भारत के बीच पारगमन और व्यापार संधि रही है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। तो पारगमन संधि कब हुई बच्चों? 1950 में हुई। इसके अनुसार दोनों देश की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी। उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति रहेगी। यह संधि दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का संबंध रखती है। भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित करी गई ये शांति संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों में संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा
एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी। उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक, किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, काम करने की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। यह संधि दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। तीसरा है नेपाल के लोकतंत्रीकरण में भारत की भूमिका। नेपाल के राजनीतिक विकास और लोकतंत्रीकरण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेपाल के राजनीतिक संकट के समय भारतीय नेताओं ने समय समय पर नेपाल पहुंचकर राजा ज्ञानेंद्र को लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया तथा नेपाल माओवादियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस प्रकार भारत नेपाल में लोकतांत्रिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। चौथा है शिक्षा के क्षेत्र में नेपाल को भारत का योगदान। भारत ने नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक संस्थाओं और संगठनों के विकास में योगदान दिया है, जैसे त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग स्कूल। भारत ने नेपाल के हेतु आदा में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री में एक पुस्तकालय सह दस्तावेज केंद्र निर्मित किया। भारत में लुम्बिनी संग्रहालय के निर्माण में भी योगदान दिया। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी कोर्स नेपाली छात्रों के लिए विदेशी छात्र श्रेणी के तहत उपलब्ध रहेंगे। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी नेपाल को भारत का हमेशा सहयोग मिलता रहा है। नेक्स्ट है हवाई सेवा संबंधी समझौते। सन 1960 में दोनों देशों के बीच हवाई सेवा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। जून 1997 में हवाई सेवा संबंधी समझौते के एक अन्य मसौदे पर दोनों ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उड़ानों व सीटों की संख्या को बढ़ाने का प्रावधान है। सशस्त्र बलों में सेवा। अनेक नेपालियों ने भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और लगभग 80,000 सेवानिवृत्त लोग नेपाल में रह रहे हैं तथा भारत उनके कल्याण के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे। वर्तमान में नेपाल के साथ भारत का द्विपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ा है। अप्रैल 2006 में नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली के पश्चात दोनों देशों के मध्य संबंध और मजबूत हुए। जनवरी 2007 में भारत और नेपाल के बीच एक व्यापक संधि करार संपन्न हुआ, जिसमें सैन्य विद्रोह को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा अगस्त 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माधव कुमार की भारत यात्रा और फरवरी 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव की भारत यात्रा से मैत्रीपूर्ण संबंध की प्रगाढ़ता में मजबूती और बहुआयामी संबंध सुदृढ़ हुए। तो ये तो थे बच्चों दोनों देशों के बीच सहयोग के मुद्दे। अब भारत नेपाल के बीच विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके कारण दोनों देशों के बीच आपस में विवाद भी उपस्थित हो गया। भारत नेपाल के बीच अनेक मुद्दों पर विवाद उभरता चला आ रहा है। पहला है पारगमन संधि के संबंध में संदेह। नेपाल में यह भ्रांति उठती रही है कि सन 1950 की पारगमन संधि के कुछ प्रावधान नेपाल की प्रभुसत्ता को कम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह भारत के विरुद्ध होते जा रहे हैं और ऐसा मानते आ रहे हैं जो दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी और उन्हें एक दूसरे देशों में बिना रोक टोक काम करने की अनुमति होगी। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ऐसा उनका मानना है। दूसरा है नेपाली माओवादियों का मुद्दा।
नेपाली माओवादी भारत की चिंता का एक कारण है। उन्होंने भारतीय माओवादियों से संबंध बना रखे हैं। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। यद्यपि नेपाली माओवादी नेपाल की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हिंसात्मक रास्ते को नहीं छोड़ा है और अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। तीसरा है नेपाल के चीन से बढ़ते रिश्ते। नेपाल के चीन से बढ़ते रिश्तों के कारण भारत की चिंता बढ़ी। नेपाल द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां, जैसे तिब्बत के संबंध में नेपाल और चीन के मध्य संधि तथा नेपाल द्वारा भारत की आर्थिक सहायता की उपेक्षा करते हुए चीन द्वारा दी गई सहायता को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना तथा नेपाल के कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा चीन के प्रति अधिक आकर्षण प्रदर्शित करना, ये सब क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये सब भारत नेपाल संबंधों में विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे अनेक मामले हैं जो भारत और नेपाल के मध्य खटास उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा, नेपाल के अंदरूनी मामले में भारत के दखल का मुद्दा। नेपाल के बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल और पन बिजली पर आंखें गड़ाए हुए है। बच्चों, अगर आप ध्यान दीजिए कि तो नेपाल भारत के ठीक उत्तर में है और चूंकि हिमालयी क्षेत्र पर स्थित है, यानी भारत से ऊंचाई पर स्थित है, तो जो भी नदियां हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं, जिनकी ढाल इस तरफ है, वो सारी नेपाल के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो दोनों के बीच नदी जल विवाद पाया जाता है। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकने का भी कार्य कर रहा है। इसलिए वो भारत से कुछ खफा है, नाराज है, या भारत और उसके बीच विवाद उपस्थित रहा। काला पानी का मुद्दा। बच्चों, काला पानी अंग्रेजों के समय, जो अंडमान निकोबार वर्तमान समय में है बच्चों, ये उस समय बिल्कुल डेवलप नहीं था। आज तो बहुत डेवलप है, उस समय बिल्कुल डेवलप नहीं था। और जो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको कठिन और कठोर दंड देने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। उनसे वहाँ बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता था और कोई सुविधाएं, कोई खाने पीने की चीज़ें बहुत कम दिया जाता था। तो उसे काला पानी कहा जाता है। तो काला पानी, जो भारत, नेपाल और चीन के सम्मिलित केंद्र पर अवस्थित है, में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति से नेपाल में तनाव बढ़ा है। नेपाल चाहता है कि भारत वहां से अपनी सेनाएं हटा लें, परंतु भारत ऐसा करने से इनकार कर चुका है। भावी संभावनाएं। उक्त विवादों के होते हुए भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन ग्रिड के मुद्दों पर एक साथ है। बढ़ते वैश्विक और बाजार के प्रचार के फलस्वरूप नेपाल भारत से अच्छे संबंध को बनाए रखते हुए अधिक से अधिक व्यापार और निवेश प्राप्त कर सकता है। दोनों देश संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने में सहयोग कर सकते हैं। इस समय नेपाल की सर्वोच्च प्राथमिकता एक नए संविधान के निर्माण की है, ताकि लोकतांत्रिक साधनों से विकास और शांति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाली संसद को संबोधित करते हुए ये कहा, नए संविधान द्वारा नेपाल देश में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना संभव हो पाई। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की जनता को विश्वास दिलाया कि भारत 1950 की मैत्री संधि पर फिर से विचार करने को तैयार है, ताकि इसे नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके।
और तीसरा है स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सहयोग से नेपाल में कई परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2014 में नेपाल की यात्रा की। उन्होंने नेपाल को प्रतिवर्ष 450 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन किया। दोनों देशों के द्वारा ऊर्जा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेपाल के जल संसाधनों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई, जल यातायात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो ये तो था बच्चों भारत और नेपाल के बीच संबंध। अब नेक्स्ट रन पे हम लोग पढ़ेंगे भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत मालदीव संबंध क्या हैं और साथ ही साथ शांति और सहयोग के द्वारा कैसे हम इन देशों के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। कौन कौन से शांति समझौते हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज जितना पढ़ाया बच्चों उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? पहला प्रश्न है आपका, नेपाल में नया संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को। मैं आंसर भी बता रही हूँ, अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। 20 सितंबर 2015 को। दूसरा, नेपाल में लोगों ने किस वर्ष राजतंत्र के विरुद्ध सफल आंदोलन किया? 2005 में। दोनों देशों के बीच पारगमन संधि पहली बार कब हुई? सन 1950 में। ये तीनों अति लघु प्रश्न थे बच्चों। दोनों देशों के बीच विवाद के मुख्य कोई दो मुद्दे बताइए, वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। और भारत व नेपाल के मध्य सहयोग के कोई 3 मुद्दे स्पष्ट कीजिए। यदि आप आगे जो मैंने वीडियो आपको क्लियर किया है अपने लेक्चर में, उसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा चैप्टर बच्चों? समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज हमने पार्ट 6 पढ़ा है, तब हम पार्ट 7 के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।